जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हमें अपनी पॉलिटिकल क्लास में जो हमें आज पढ़ना है वह भाग 5 पढ़ना है। अभी तक हमने भाग 4 तक 1 बाय 1 कम से कम टाइम में उसको देखा है। आज हम देखेंगे भाग 5, और भाग 5 जो है संघ के बारे में बताता है हमारे लिए। किसके बारे में? संघ के बारे में। और इसको अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में रखा गया। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में रखा गया है। तो हमें इसमें देखिए, ये जो भाग 5 है ये एक्चुअल में संविधान, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए संविधान का आधा सा पोर्शन आपने पढ़ लिया। क्योंकि जो भाग 5 में ठीक उसी जैसे ये है संघ के लिए, ठीक भाग 6 जो है राज्य के लिए, जैसा आप जो अपने भाग 5 में वैसा ही ठीक क्या है भाग 6 में। तो आपको है ना, अगर ये वाला चैप्टर अगर समझ में नहीं आता तो ये डेफिनेट समझ के चलिए कि आपको जो भाग 6 है वो भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमें ये चीज़ देखना है, जो भाग 5 है इसमें पूरे केंद्र सरकार के बारे में चर्चा की गई है। इसको हम पढ़ने की दृष्टि से अपने रूप से इसको 5 भाग में बांट लेते हैं। तो वो 5 भाग क्यों? ताकि हम इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। देखो, जो पहला भाग है जो हमारे लिए वह है हमारा राष्ट्रपति, वह हमारे राष्ट्रपति। जो दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा उपराष्ट्रपति। और जो तीसरा भाग है वह है, इसी का तीसरा पार्ट, मतलब है भाग तो 5 ही, उसी में हम बता रहे हैं जो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। इसी में फिर जो आता है वह प्रधानमंत्री और इसकी जो मंत्री परिषद है उसके बारे में चर्चा की गई है। मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। और इसके बाद महान्यायवादी, और लास्ट में पढ़ना है हमारे लिए इसके बाद हमें पढ़ना है संसद। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगी। अब एक और है, इसको हम लिख देते हैं। एक जो है वह पढ़ना है महान्यायवादी। क्या पढ़ना है? महान्यायवादी। और एक है जो लास्ट में वह हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट। तो इसको हमने अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार 6 भागों में बांट लिया है। जिसको आज जो हम देखने वाले हैं वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय से जितने भी हमारे क्वेश्चन सवाल बन सकते हैं पेपर में, उनको हम आज देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो आज हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो राष्ट्रपति की आधी वीडियो जो अनुच्छेद से रिलेटेड है उसको आज समझेंगे, और उनकी जो शक्तियों से रिलेटेड है, उनकी जो मुख्य बातें हैं उनको पार्ट 2 कल देख लेंगे, ठीक है। और जो इसके बाद जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए एक वीडियो लगेगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, प्रधानमंत्री को और महान्यायवादी को एक साथ, और संसद, और इसके लिए भी एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। संसद के लिए लगभग 2 से 3 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से अनुच्छेद वो आते हैं जो राष्ट्रपति के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, आज हम देखने वाले हैं वह है राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति के बारे में जो चीज़ें दी गई हैं हम कोशिश करेंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझा दी जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है अनुच्छेद 52। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 जो कहता है वह कहता है भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। मतलब इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है, जिसका जो पद है वह लिया गया है ब्रिटेन से। जिस तरह ब्रिटेन में जो महारानी का पद होता है, वैसे ही हमारे भारत में अपने राष्ट्रपति जी का पद होता है। जिस तरह वहाँ पे केवल साइन अकेली महारानी जी करती हैं, मतलब औपचारिक प्रधान कौन होती है? महारानी। वैसे ही हमारे यहाँ भी औपचारिक जो प्रधान है वह कौन है? राष्ट्रपति महोदय हैं। केवल साइन करने के लिए हैं। वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। आपको चलेंगे अभी थोड़ा 74 में, तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें 52 में भी बोला गया है। और हाँ, एक चीज़ और, अपन को जो ये अनुच्छेद है आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक छोटी सी ट्रिक देंगे जिसका से आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं करना, बस इसको 2 बार पढ़ना है, फिर उसको हम एक एक करके समझा देंगे आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले बोला गया अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में बोला गया है यह राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है। मतलब कोई भी काम जो है वह इन राष्ट्रपति के साइन के बिना नहीं हो सकता। अनुच्छेद 54 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 बोलता है राष्ट्रपति का कोटा। अब ये कोटा नहीं कि भाई जो चलते हैं कोटा कॉलेज वगैरह है, वो कोटा नहीं, इनसे चुनाव से रिलेटेड जो कोटा होते हैं वो बताएंगे। अनुच्छेद 56 बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति जो एक राष्ट्रपति वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। 57 में क्या बोला गया है? योग्यताएं। 59 में दशाएं व शर्तें। अब देखो, योग्यताएं क्या होती हैं? जो हमारे पास होना चाहिए। दशाएं क्या है? कुछ कंडीशन लगा दी जाती है कि ये आपके पास नहीं होना चाहिए। साथ ही में 60 में बोला गया शपथ, और 61 में बोला गया महाभियोग। इससे अलावा भी बहुत सारे क्या है भी अनुच्छेद हैं
जैसे कि आपातकाल की शक्तियाँ हैं, जिसको 360 वगैरह जो अभी अनुच्छेद जो आने वाले हैं उनमें देखेंगे। उनके पास क्षमादान की शक्तियाँ 72 के तहत, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसको हम आपको बताते जाएंगे। जो भी हमें पढ़ना है राष्ट्रपति में वो प्रमुख यही हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा राष्ट्रपति का चुनाव या फिर निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो भाई वो निर्वाचन किस में है, 54 में है। तो अब उनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक याद करते हैं जो बहुत ही आसान है, और ये जो ली गई है आप लोग ये नहीं कहना कॉपी की, बट मैंने जिससे पढ़ा हुआ है उन्हीं की ट्रिक अपनाऊंगा। जैसे हमारे एक खान सर है, उनके द्वारा मैंने ये पढ़ा है, ये पॉलिटी पढ़ी है और सारे विषय लगभग उन्हीं से ही पढ़े हैं, तो उन्हीं की सारी चीज़ें अधिकतर चीज़ें मैं उससे रेड करके पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उन्हीं की एक ट्रिक भी है, तो उनका जो फेमस ट्रिक है वो है पकानी कोका दुयोदशम, ठीक है। पकानी कोका दुयोदशम, अच्छे से लिखते हैं, पकानी कोका दुयोदशम। अब देखिए पकानी से पीछे देखो, इधर से आज चालू करना है 52, ये 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये यहाँ तक लिखेंगे आप। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है और उसके सारे अनुच्छेद अपने आप याद होते जाएंगे। देखो पाफ और क्या हो गया, पद, राष्ट्रपति का पद। फिर काफोर हो गया उनका कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका के प्रधान। इसके बाद जो नीफ और 54 में जो बताया गया वो है निर्वाचन। क्या है, निर्वाचन। कोष 55 में हो गया कोटा, क्या हो गया भाई, कोटा। और 56 में हो गया कार्यकाल, कार्यकाल। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाले में कार्यपालिका प्रधान और दूसरे वाले में इनका कार्यकाल। दुयो मतलब देखो दा में छोटू की मात्रा से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, ठीक है। और यो से हो जाएगी योग्यताएं, 59 में क्या है, दशम, 10 में क्या बोलेगी, दशाएं, क्या है इनकी, दशाएं या फिर शर्तें, दशाएं। 60 में बोली गई हैं क्या, शपथ कौन दिलाएगा इनके लिए। अभी देखिए एक अनुच्छेद के बारे में हम अच्छे थोड़े से डीपली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। और 61 में बोला गया है महाभियोग, क्या बोला गया है, महाभियोग, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, महाभियोग। तो भाई आपको याद होनी चाहिए ये ट्रिक, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यताएं, दशाएं, शपथ और महाभियोग। ये तो क्या हो गई, एक आराम सी ट्रिक हो गई। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम अभी साफ कर देते हैं क्योंकि हमें आगे भी समझाना है, ठीक है। तो ये क्या है, पकानी कोका दुयोदशम, 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, है ना, चलेगा। अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना भाई, जो 62 है इसमें 62 में बोला गया अगर कोई पद ऐसा खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो कैसे खाली होगा उसके बारे में बताएगी। अभी लास्ट में हम बता देंगे क्या बोला गया उसमें, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, लास्ट में रिक्त, है ना, राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, जैसे वो त्याग पत्र दे सकते हैं, सारी चीज़ें बार बताने वाले हैं, ठीक है। पहले इनको देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो देखो राष्ट्रपति के पद के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, ज़्यादा चीज़ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे। और 53 में क्या बोला गया कि कार्यपालिका का प्रधान होंगे। तो भाई ये जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं वह औपचारिक प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अब जो भी ये कार्यपालिका मतलब जिस पर इनको साइन करना होता है तो ये अपनी मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, ठीक है। अब 54 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मतलब चुनाव, तो इसको समझना थोड़ा ध्यान से। अब इसका चुनाव क्या होता है, तो इसका चुनाव ये होता है भाई कि इनके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। पहली बात तो ये देखो, ये चुनाव होता है इनका जो चुनाव होता है चुनाव आयोग नहीं करवाता, ठीक है। पहली बात देखो, इनका जो चुनाव होता है वह होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के आधार पर इनका क्या होता है, चुनाव होता है। अब आप कहेंगे ये एकल संक्रमणीय क्या है और अनुपातिक पद्धति क्या है, तो भाई इसको भी हम समझने वाले हैं। तो एकल संक्रमणीय क्या होता है और अनुपातिक पद्धति क्या होता है। एकल संक्रमणीय का मतलब ये होता है कि जैसे 4 लोग कोई खड़े हैं, A, B, C और ये D, ये 4 लोग खड़े हैं चुनाव में राष्ट्रपति के पद पर। तो
आप जो चुनाव जब वोट देने जाते हो नॉर्मली तो क्या होता है, हमें जिसके ऊपर वोट लगाना है उसके सामने वाला बटन हम दबा देते हैं, एक को चुनते हैं केवल। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, इसमें आपको 4 ही लोगों को चुनना पड़ेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें बी को पहले बनाना, हम चाहते हैं कि बी राष्ट्रपति बने, तो पहले हम जाके इस पर वोट डालेंगे भाई कि जो पहला व्यक्ति है वो बी बनना चाहिए हमारा। अब जो दूसरा है, दूसरा हम मानते हैं कि भाई डी जो है ना उसको, अगर ये नहीं बनते हैं तो इनको बनाना चाहिए राष्ट्रपति, अगर ये नहीं बनते तो हम मानते हैं तीसरा बन जाए और ये चौथा बन जाए। ऐसे सारे अपने वोट आके देंगे भाई, जैसे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको, और ऐसे देते चलते हैं। 2-4 और देते हैं, सेकंड दे दिया, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको थर्ड दे दिया और इसको सेकंड दे दिया, सॉरी फोर्थ दे दी, है ना। अब चलते थोड़ा सा और, जैसे 3 लोगों ने क्या दी, वोटिंग दी, ठीक है, मतलब जितने भी सदस्य होंगे वो सारे वोट देंगे। अब क्या होगा भाई, इनकी चुना जाएगा कि भाई सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि इनको पहले नंबर पर रखा जाए। जैसे कि हम बात करेंगे इसमें पहले नंबर कितने नंबर पे आया, केवल एक बार आया है क्या, फर्स्ट। लोग चाहते हैं कि ये एक बार, मतलब पहला जो चुनाव है वो किसका है, इसका केवल एक बार है। इनमें कितने बार है भाई, इसमें 2 बार बोला गया कि नहीं भाई आप 2 बार, मतलब 2 लोगों ने बोला कि इनको पहले क्या बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए। इसमें किसी को नहीं बोला, इसमें भी किसी को नहीं बोला, ठीक है। तो ये दोनों तो हार गए, ठीक है। अब इन दोनों में जो जीता है वो क्या है, 2, तो इसमें ये क्या हो जाएंगे भाई, हमारे राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। अगर इन दोनों में अगर कोई भी चीज़ बराबर हो जाती तो फिर क्या होता भाई, तो फिर दूसरे पद के लिए क्या होता है कि देखते भाई दूसरे नंबर पे लोगों ने किस राष्ट्रपति को चुना है, जिस राष्ट्रपति को चुना होता फिर उसको सेकंड बार क्या करते हैं, उसका मतलब उसको द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इस टाइप का चुनाव होता है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति का कोटा। अच्छा, पहले इसको समझने पहले थोड़ा और समझेंगे कि इनके जो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं, ठीक है। मतलब हम तो लेते नहीं, इनका जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष, हम तो चुनते नहीं है ना इनको कौन चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो सांसद, विधायक, ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हम देखेंगे ये इनका निर्वाचन मंडल क्या क्या होता है। निर्वाचक मंडल, देखो निर्वाचक मंडल क्या होते हैं, हम जिन जिन लोगों को वोट देते हैं। अब वोट किस किस को देते हैं भाई, तो बताओ। तो सबसे पहले तो हम देखो इसमें जो बोला गया है वह बोला गया है कि लोकसभा के, राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके बाद बोला गया है जो जितने राज्य हैं उनकी विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग क्या रहेंगे, इनके निर्वाचन मंडल में आएंगे। कौन कौन देखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब जिनको है ना वोट के द्वारा चुना गया हो, जिनको किसी प्रकार से मनोनीत नहीं किया हो। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 और 2, 12 राज्यसभा, 1-2 लोकसभा में, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, निर्वाचित, जिनको हमने वोट दिया हो। इसके बाद बोला गया जितनी भी राज्य हैं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें जितने भी जो विधायक हैं वो भी क्या आएंगे, इसमें निर्वाचन मंडल में आएंगे। ये लोग क्या करेंगे, वो वोट देंगे, ठीक है। ये बोला गया निर्वाचन मंडल में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन नहीं होता है, तो भाई आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद क्या हुआ, आंसर गलत हो जाएगा। मतलब कि याद रखना है राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही में राज्य में जितनी विधानसभा हैं उनके विधायक या फिर उनके भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और देखना है कि इसमें एक चीज़ और आ जाती है। अब क्या हुआ, 2 ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या है, विधायक, हमारी जो विधानसभा है वो है, जैसे एक दिल्ली और पुदुचेरी। तो 69वां संविधान संशोधन 1990 के आसपास की बात है, शायद 1990 में दिल्ली, हाँ कन्फर्म है, शायद 1990 ये दिल्ली, हमारे जो दिल्ली और पुदुचेरी में क्या बनी थी, विधानसभा बनी थी। क्या बनी थी, विधानसभाएं बनाई गई थी। अब विधानसभाएं बनाई गई थी तो भाई इसमें बोला गया कि जितनी विधानसभा वो क्या करेंगी, निर्वाचन मंडल में भाग लेंगी। तो यहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो भाई इस पहले तो 69वां संविधान संशोधन 1990 के तहत क्या बनाया गया, विधानसभाएं बनाई गई। और एक उसके बाद सेकंड संशोधन किया गया 70वां संविधान संशोधन 1990 में ही। इसमें बोला गया कि इनकी जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या रहेंगे, इस निर्वाचन मंडल के सदस्य रहेंगे, ठीक है ना। तो भाई इसमें 4 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 2 ही हैं केवल, दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। मतलब वो चुनाव में जो है ना भाग ले सकते हैं, या फिर बोलना चाहिए वो चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई निर्वाचन मंडल के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं एक और जमानत राशि। क्या होती है ये जमानत राशि, देखिएगा। अब जमानत राशि के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या जमानत राशि ये होती है, जमानत राशि। अब जमानत राशि ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखो, जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति क्या है चुनाव लड़ता है किस चीज़ का, राष्ट्रपति का, तो उसको क्या करना पड़ती है, कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती। ऐसे नहीं कि कोई भी जाए और उठ के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले। इसलिए उनसे 15,000 रुपये, कितनी, 15,000 रुपये उनकी क्या है जमानत राशि जब्त की जाती है। उसमें बोला जाता है अगर जितने टोटल लोग हैं उसका अगर 1/6 अगर आपको वोट नहीं मिलता है तो आपकी जो जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं टोटल 60 लोग क्या है वोट देने वाले हैं, क्या है 60 लोग वोट देने वाले हैं, उसमें से अगर आपको 10 वोट भी नहीं मिले, क्या मिले, 10 वोट भी अगर नहीं मिले तो क्या होगा भाई, आपकी जो जमानत राशि वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ उस 15,000 रुपये कुछ ज़्यादा महान नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है उनके लिए, लेकिन उनके अपमान के लिए रखी जाती है। ठीक है ना, ताकि अगर आपको इतनी वोट भी नहीं मिले तो फिर आप क्यों लड़े, मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें रखी जाती है। ठीक है, हमें जो देखना है भाई, देखना है इनका कोटा। ठीक है, इनके कोटा के बारे में बात करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है, तो राष्ट्रपति का कोटा वो होता है, इसमें बोला गया है कि कम से कम राष्ट्रपति जो जीतता है ना उसको कम से कम इतने वोट मिलने चाहिए। ठीक है, अगर इतने वोट भी नहीं मिले ना तो उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा पद से। तो ये क्या होता है भाई, देखो कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1 और इधर पे +1, ये क्या होता है कोटा। आप समझाएंगे क्या होता है कोटा। देखो जैसे कि टोटल 60 क्या है, मान लेते हैं 60 क्या है हमारे वोट देने वाले हैं, कौन है, वोट देने वाले हैं, और मान लेते हैं कि 14 लोग क्या है वोट देने आए हैं, मतलब 14 लोग क्या हो गए चुनाव में खड़े हो गए, या फिर हाँ 14 लोग क्या हो गए चुनाव में खड़े हो चुके हैं भाई। अब क्या होगा भाई, तो इसमें अपन रखते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब तो कुल वोट कितने हैं भाई हमारे पास 60 हैं। ठीक है, और कुल प्रत्याशी कितने हैं 14 है, साथ ही में एक और जोड़ देते हैं, ये वाला 1 और +1, तो 14 और 1 क्या हो जाएगा 15, 15 चौके 60, 60 और 1 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। मतलब ये बोला गया है कोटा का मतलब क्या है कि अपन जो हमारे राष्ट्रपति जी उनको कम से कम 60 में से 5 वोट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगर 5 वोट नहीं मिलते हैं तो फिर अगर उससे भी कम मिले तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, फिर दोबारा चुनाव होगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा था, अगर 60, उसके पहले हमने क्या देखा था निर्वाचन में जमानत राशि में, अगर उनको 60 में से अगर 10 वोट नहीं मिले तो उनकी क्या हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। तो देखो जमानत जब्त होने के बाद भी हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है वो क्या बन सकते हैं, मतलब जो भी है राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनका कोटा होता है वो बहुत कम होता है, जबकि उनकी जमानत राशि कितनी होती है 1/6, और उनका जो कोटा होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, उम्मीद करते थोड़ा बहुत समझ में आया होना चाहिए। हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है उनका कार्यकाल। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, निर्वाचन और कोटा, इसको अगर तो आप ध्यान से समझेंगे ना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। 1-2 बार वीडियो को पीछे करिए, फिर उसके बाद देखिए तो आपको क्या है ये चीज़ें समझ में आएंगी, और थोड़ा समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ऐसा नहीं करना कि भाई बिल्कुल ही समझो नहीं आप, तो फिर नहीं आएगा, है ना। इसलिए आपको थोड़ा अपनी तरफ से भी क्या डालना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। हमें बात करना है कार्यकाल का। तो भाई हमारे राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है भाई, तो राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं हमारे, उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का उनका क्या होता है कार्यकाल होता है। लेकिन अगर 5 वर्ष से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, या फिर मृत्यु हो गई, या फिर किसी प्रकार से उन्होंने पद क्या होगा खाली हो गया, तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे राष्ट्रपति हैं और 3 साल बाद वो उन्होंने क्या दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया, त्यागपत्र। तो इनके 2 साल जो बचे रह गए कि नहीं रह गए, बचे रह गए जो,
है ना, ये अभी 4था साल पूरा करते हैं, 5 फिर यहाँ रिटायर होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 वर्ष पूरे करके और त्यागपत्र दे दिया। अब जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो इन 2 वर्षों के लिए आएंगे या फिर ये पूरे नए अलग से 5 वर्षों के लिए आएंगे, तो इसके बारे में चर्चा की गई। तो इसमें ये बोला गया है जो हमारे नए राष्ट्रपति जो आएंगे ना, वो ये दो जो साल हैं वो पूरे करने नहीं आएंगे, वो अलग से अपने 5 साल पूरे करने आएंगे। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारे नए राष्ट्रपति आएंगे, जो नया त्यागपत्र जिसने दे दिया, इसके अलावा कोई दूसरे राष्ट्रपति आएंगे तो उनके लिए जो है वह मतलब कितने वर्ष के लिए रहे, जो खाली पद मतलब जो रह गया है शेष कार्यकाल उसके लिए आएंगे या फिर पूरे कार्य के लिए, पूरे अपने 5 साल के लिए आएंगे। तो भाई वो पूरे 5 साल के लिए आते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आई आपके लिए कार्यकाल तक। और कार्यकाल तक आई हो तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाली अनुच्छेद पे। अब जो नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वह है 57। अब देखो 57 क्या कहता है, 1 मिनट, 57 कहता है हमारा दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन का मतलब क्या है कि हमारे जो राष्ट्रपति जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद उन्होंने एक बार चुनाव लड़ लिया, वो जीत गए। उसके बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया दूसरी बार भी चुनाव लड़ लिया और उसके बाद दूसरी बार भी क्या होगा, वो जीत गए। तो इसमें बोला गया कोई भी एक व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है और दोबारा राष्ट्रपति भी बन सकता है ना, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है और निर्वाचित भी हो सकता है। चलिएगा, अब बात करते हैं योग्यताएं की। तो योग्यता में अपन को ये क्या याद रखना है, तो योग्यता में अपन को याद रखना है कुछ चीज़ें, 4 बातें याद रखना है, ज़्यादा नहीं। इन 4 बातों में क्या देखा है, देखो सबसे पहले इनकी जो योग्यता है, सबसे पहले वो भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों। इसके बाद उनकी जो आयु है वह 35 साल हो गई हो। तीसरा जो है वह बोला गया है लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, बनने की योग्यता रखते हों। बोला गया है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हों, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो। अब अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं भाई, तो 50 अनुमोदक मतलब कि देखो जो अनुमोदन करे, हाँ भाई ये क्या है, चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कि पहले तो क्या होंगे कि एक जो भी व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक। अनुमोदक कौन होना चाहिए, जो ये व्यक्ति थे ना जिनको हमने बताया था निर्वाचन मंडल में, वही निर्वाचन मंडल से 50 सदस्य क्या होना चाहिए अनुमोदक के रूप में, और अलग से 50 लोग होना चाहिए प्रस्तावक के रूप में। तो उनकी ये क्या है, योग्यताएं हैं। अब बात करते हैं हमारी शर्तों के बारे में या फिर दशाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी जो योग्यताएं वो 3 प्रकार की योग्यताएं हैं, मतलब 3 प्रकार की जो दशा हैं ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो लाभ के पद पर, सबसे पहले पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया है ना, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे पागल क्या होता, पागल तो समझ रहे हैं, दिवालिया क्या होता है, दिवालिया वो होता है जिन्होंने बैंक से कर्ज ले लिया और अब उसकी औकात ना हो वापस करने की, तो वो क्या हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, जैसे कि नीरव मोदी वगैरह है ना। चलो, तो ये क्या होगा, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला गया है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और बोला गया है वह है संसद या विधानमंडल, संसद या और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, का सदस्य नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखेंगे आप संसद में क्या आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और विधानमंडल में क्या आते हैं, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, इनके जो क्या है कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ये उनकी क्या है हमारे राष्ट्रपति महोदय की शर्त है। अब बात करते हैं शपथ की। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा भाई, है ना। अब बात करना है हमारे लिए शपथ के बारे में। तो शपथ में क्या देखना है, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, अब भाई राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाएगा, तो उसमें बोला गया है जो राष्ट्रपति महोदय हमारे, उनको जो शपथ है
उनको जो शपथ है वह दिलाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है तो उस टाइम पे क्या करेंगे भाई, तो उस टाइम पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो उम्रदराज होगा, ठीक है, जिसके ज़्यादा क्या है केस हो चुके होंगे या फिर जितने मतलब जितना ज़्यादा कार्यकाल पूरा कर लिया होगा सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनको क्या शपथ दिला सकता है, मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश है ना, वरिष्ठ न्यायाधीश उनको क्या है शपथ दिला सकता है। हम बात करते हैं महाभियोग की, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है। तो देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बहुत तगड़ी प्रक्रिया है। महाभियोग, देखो महाभियोग लगाया जा सकता है बहुत तरीके से। अब महाभियोग में क्या बोला गया है कि देखो, अगर राष्ट्रपति क्या है सही से काम ना कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा हो, सही से काम अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि देखो, संसद मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों, अगर संसद चाहे तो अगर राष्ट्रपति काम नहीं कर रहा है तो उस पर क्या लगा सकती है, महाभियोग, और महाभियोग के तहत क्या कर सकती है, उसको अलग कर सकती है। अब क्या हो सकता है, कोई भी एक लोकसभा से या फिर राज्यसभा से कहीं से भी क्या हो सकता है, ये पास हो सकता है। लेकिन पास करने के लिए मतलब जो महाभियोग का जो बिल है उसको पास करने के लिए कम से कम 25% लोगों को क्या होना चाहिए, मतलब कि प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए कि हाँ भाई इस कानून को लाया जाए महाभियोग को। जैसे हमारे ये भी कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए हमें क्या करना है, अगर हटाना तो भाई संसद में क्या होना चाहिए, 25% लोग को राजी होना चाहिए कि हाँ भाई इन्होंने गलत काम किया, इनके ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए। तो कम से कम 25% होना चाहिए, किसके लिए, कि इसको चालू करने के लिए। अब चालू हो जाए तब, जैसे कि ये लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा में क्या होना चाहिए, ये पहले तो ये बिल आ गया भाई 25% से, और उसके बाद 66 से 2/3% से क्या होना चाहिए, लोकसभा में पारित होना चाहिए। अब एक जगह देखो, लोकसभा में जैसे पारित हो गया तो अब क्या होगा, अब इस बिल को कहाँ पहुँचाया जाएगा, राज्यसभा में। कहाँ पहुँचा जाएगा, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा से पहुँचाने से पहले इनको राष्ट्रपति जी को क्या दे दी जाएगी, खबर दे दी जाएगी। उनसे बोल दिया, उनको 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उनको क्या दे दी जाएगी, खबर दे दी जाएगी, ताकि वो भी आके राज्यसभा में अपना क्या दे सकें, कोई सफाई दे सके, ताकि ये लोग समझें। अगर ये लोग समझ जाते हैं, इनको कन्विंस कर लेते हैं ये, तो क्या है, वो लोग क्या करेंगे, इस बिल को पारित नहीं करेंगे, और पारित नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और पारित कर दिया तो इन्होंने भी अगर 66 सही 2/3% से क्या कर दिया, पारित कर दिया, तो समझ लो फिर राष्ट्रपति को जाना तय है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना ही होगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारे यहाँ पे महाभियोग। अब महाभियोग में जो है सदस्य मतलब कौन कौन लोग क्या करते हैं, अपने भाग लेते हैं इसमें। तो भाई इसमें जो भाग लेते हैं वह लेते हैं इनमें जो भाग लेते हैं मतलब कौन कौन है ना, इसमें वोट डाल सकता है। तो इसमें वोट डाल सकता है वो कौन कौन है, तो इसमें जो हमारी राज्यसभा है, लोकसभा, और साथ ही में जो ये जो सदस्य हैं वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ और देख लो भाई, देखो ये सारी चीज़ें एक एक करके बता दी हैं। साथ ही में एक अनुच्छेद 62 की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद जो 62 है, अनुच्छेद 62 में बोला गया है कि अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय का क्या हो जाए, स्थान खाली हो जाए या फिर रिक्त हो जाए, और रिक्त किस किस तरीके से हो सकता है, तो जो रिक्त होने के कुछ तरीके हैं उसमें बताया गया है कि टाइम पूरा हो जाए, टाइम मतलब कार्यकाल, मतलब 5 साल ख़त्म हो चुके हों। इसके बाद अगर मान लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाए, है ना, मृत्यु भी हो सकती है। अब मृत्यु हो सकती है, देखो टाइम हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, या फिर वो त्यागपत्र दे दें। और क्या कर सकते हैं भाई, बताओ जल्दी से। इसके बाद निर्वाचन अवैध माना जा सका हो, मतलब कोई भी निर्वाचन जैसे गलत तरीके से चुन गए हों, या फिर अवैध निर्वाचन हो सकता है। और साथ ही में हो सकता है क्या, महाभियोग, या फिर लगा दिया गया हो महाभियोग। इस तरीके से जो है हम राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो सकता है। तो अभी तक हमने जो देखा है वह देखा है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक की कहानी। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले बोला गया अनुच्छेद 52 में बोला गया है राष्ट्रपति का पद। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है।
ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 53 बोलता है कार्यपालिका का प्रधान, मतलब कि जो भी कार्य होंगे जिस पर साइन किए जाएंगे वो कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति के बिना साइन पे कोई भी काम नहीं हो सकता। जहाँ तक कि आप लोग अगर कभी आगे जो विदेश जाएंगे है ना, तो जो आपको पासपोर्ट वीज़ा वगैरह भी होता है ना, उस पर भी हमारे प्रेसिडेंट महोदय के क्या होते हैं? साइन होते हैं, ठीक है। बिना प्रेसिडेंट महोदय के आप कहीं नहीं जा सकते। उस पर लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। राजदूत पहुँचाते हैं वो अपने, ठीक है। तो वो क्या है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसके बाद अनुच्छेद 54 में बोला गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन हमने देख लिया है। निर्वाचन में कौन कौन लोग साथ में होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही में जो हमारे राज्य हैं, राज्यों के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और साथ ही में दिल्ली और पुदुचेरी की जो हमारी क्या है, जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, ये क्या है? उनके उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति का कोटा। अब राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है कि देखो, जैसे कुल वोट, जितने भी वोट मिले हैं और जितने लोग हैं, और उसमें एक से और ज़्यादा जोड़ के क्या कर देंगे हम? अगर भाग दे देते हैं और उसमें एक और जोड़ देते हैं। जैसे कि कोटा बताया था हमने, कोटा में जैसे कुल वोट और जो हमारे कुल प्रत्याशी है, कितने हैं? कुल प्रत्याशी +1 और +1 इधर पे, ये क्या हो जाएगा? कोटा। मतलब इससे अगर कम वोट मिलते हैं तो भाई क्या हो जाएगा? उनको हटा दिया जाएगा उनके पद से। इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। अगर कोई नया राष्ट्रपति आता है उनकी जगह पे, तो वह शेष कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, पूरे कार्यकाल के लिए आएगा। इसके बाद जो है 57 में बोला गया दोबारा निर्वाचित। इसमें बोला गया है अगर राष्ट्रपति एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं और 5 साल कंप्लीट कर लिया, अब उनकी इच्छा है दूसरी बार लड़ने की, तो वो दूसरी बार भी लड़ सकते हैं। उसके लिए क्या पूरी प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगी, ठीक है। तो दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या बोला गया है कि योग्यताएं, मतलब उनकी योग्यताएं क्या क्या है? तो उनकी योग्यताएं क्या क्या थी भाई? सबसे पहले वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। इसके बाद भाई लोकसभा, राज्यसभा के लोकसभा की क्या हो? सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। और 50 अनुमोदक और 50 क्या होना चाहिए? प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए। इसके बाद हमने देखी थी शर्तें। शर्तों में क्या बताया था भाई कि भाई वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होना चाहिए और पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा था शपथ। तो शपथ इनको कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश वहाँ पे उपलब्ध है तो वो उनको शपथ दिलाएगी, ठीक है। इसके बाद महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया हमने आपको समझा दी है। इसमें अगर कोई एक सदन अगर है ना इस प्रस्ताव को चालू करता है, तो जैसे सबसे पहले चालू करने के लिए कितने % वोटों की जरूरत पड़ती है? तो वही 25% वोटों की जरूरत पड़ती है। अब 25% वोटों से अगर ये प्रक्रिया चालू हो गई, तो जिस सदन में चालू हुई उस वो है ना सदन 66.2/3% से अगर ये पास कर देता है, तो ये बिल कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सदन में। जो भी सदन चाहे राज्यसभा से हो तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से है तो राज्यसभा में जाएगा। अब जाएगा, उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति को बताया जाएगा। उनको 14 दिन पहले बता दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति जाके दूसरे सदन में अपनी सफाई दे सकते हैं। अगर वो उनको मना लेते हैं या फिर उनको समझा सकते हैं। अगर उन्होंने समझा दिया तो क्या होगा? वो समझेंगे हाँ भाई ये धोखे से हो गया, फिर जो भी कुछ होगा वो नहीं, अगर वो इस बिल को पारित नहीं करते हैं तो ये बिल क्या हो जाएगा? यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और अगर बिल को पारित कर दिया तो क्या होगा? उनको फिर अपना त्यागपत्र देना होगा। इसके बाद बताया था अनुच्छेद 62 में क्या बोला गया है? किसी भी मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका पद कैसे कहते रिक्त हो सकता है। तो उसमें बोला गया है कि भाई अगर उनका टाइम या फिर कार्यकाल क्या हो जाए? पूरा हो जाए तब, या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो तब, या फिर उनकी मृत्यु हो गई हो तब, या फिर अवैध तरीके से निर्वाचित हो गए हो तब, या फिर महाभियोग उन पर लग गया हो। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक हमने इस प्रकार देख लिए हैं। अब हमें अनुच्छेद 63 से पढ़ना है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को हम देखेंगे अभी, है ना। उपराष्ट्रपति को हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी इसकी जो इनसे ही मुख्य और भी जो चीज़ अनुच्छेद हैं इनको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसको पार्ट 2 के रूप में दे देंगे। जितनी भी शक्तियाँ हैं उनकी, जो क्षमादान शक्तियाँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं 5-6 प्रकार, विधायी शक्तियाँ, कार्यवाही, जो भी शक्तियाँ वो सभी को हम एक बार में देख लेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो फिर वीडियो को लाइक करना है। साथ ही में जो बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, इसमें कमेंट जरूर करना, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।